नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी में एक अहम संगठनात्मक बदलाव को लेकर माहौल बना रहा। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। आज भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से पहले उन्होंने दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना भी की। उन्होंने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में माथा टेका और इसके बाद कनाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर, साथ ही झंडेवालान देवी मंदिर में भी दर्शन किए। झंडेवालान देवी मंदिर में पूजा के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। पूरे दिन भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर गतिविधियां तेज रहेंगी और पार्टी नेताओं की मौजूदगी से इस अवसर का महत्व साफ नजर आ रहा है। तो नितिन नबीन आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले हैं और इस जिम्मेदारी के निर्वहन से पहले वो आज दिल्ली के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे वो पहुंचे, वहां माथा टेका, उसके बाद कनाट हनुमान मंदिर और झंडेवालान के देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा क्षेत्र में कड़ाके की शीतलहर के साथ घना कोहरा और धुंध छाई हुई है। ठंड के कारण सुबह के समय विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर चलने वाले लोगों और वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा के सेक्टर 115 और सेक्टर 150 स्थित कई इलाकों में धुंध की मोटी परत देखी गई। वहीं दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास का इलाका भी कोहरे से ढका हुआ नजर आया। ठंडी हवाओं और प्रदूषण के मेल ने हालातों को और गंभीर बना दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस समय वायु गुणवत्ता सूचकांक 437 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। खराब हवा और मौसम की मार से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार देखने को मिल रहा है कि AQI का लेवल एक बार फिर से बढ़ गया है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ प्रदूषण की मार भी लोगों पर पड़ रही है। ऐसे में आवागमन खासा प्रभावित हुआ है, खासकर गाड़ियों से आवागमन करने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम कई जगहों पर हो गई है, जिसके चलते एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी लोगों से इस जहरीली हवा में बाहर न निकलने की गुजारिश की जा रही है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जितना हो सके उतना घरों में समय व्यतीत करें। जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक इस जहरीली हवा में बाहर न निकलें। तो विजिबिलिटी काफ़ी कम होने से आवागमन खासा प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर में AQI एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अस्पतालों में भी स्वास्थ्य संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, जितना हो सके उतना इस जहरीली हवा में कम बाहर निकलें। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए ये जहरीली हवा प्राण घातक साबित हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में AQI का लेवल एक बार फिर से बढ़ गया है। खासा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रदूषण से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिसके चलते एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का AQI लेवल काफ़ी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ ठंड का जो कहर है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। लोगों को आवागमन में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। जो AQI है वो लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर में और कहीं ना कहीं जो नोएडा वासी उनको काफी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ
दिनों पहले थोड़ा सा संभावना हो गई थी कि कहीं ना कहीं अब एक्वाई स्तर कम हो गया है, तो लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब लगातार जो एक्वाई है वो 400 पार नजर आ रहा है। माना जा सकता है देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो नोएडा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को हो रही है। हालांकि 9 बजे के बाद खिलखिलाती धूप निकल जाती है 2 या 3 दिन से, लेकिन जो पार्कों में लोग बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको सुकून मिल रहा है। लेकिन सुबह शाम की बात की जाए तो एक वाई बढ़ता नजर आता है, साथ ही साथ जो ठंड का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है, और जो कोहरा पड़ जाता है उससे काफी नुकसान लोगों को हो रहा है। साहिल। बिल्कुल अरबाज, और कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक बार फिर लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके उतना घरों में ही समय व्यतीत करें, क्योंकि ये जहरीली हवा इस वक्त प्राण घातक नजर आ रही है। और जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उनसे भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, और सांस से संबंधित बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, लगातार मरीजों की संख्या है वो बीच में घट गई थी, लेकिन दोबारा से जो 400 के पार जो ये स्तर एक्वाई का पहुंचा है, कहीं ना कहीं साहिल मैं आपको बता दूं 400 का जो पार होता है वो खराब श्रेणी में जाता है, बेहद ज्यादा खराब श्रेणी में जाता है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या जो लगातार हॉस्पिटलों में बढ़ती जा रही है। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, नोएडा के हॉस्पिटल की बात की जाए, बच्चों के पीजीआई की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये वो मरीज है जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी कह रहा है कि आप घर पर ही रहें, मास्क लगाकर निकलें, बेफिजूल में घर से बाहर न निकलें, कोई काम हो तो जब बाहर से काम से बाहर निकलें। और बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि 26 जनवरी से पहले 23 जनवरी को हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हल्की ये हवा, धीमी हवा गति चल रही है, उससे जो प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बना हुआ है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आने वाले वक्तों में सुधार हो जाए, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं वो कहीं सुधार वाले दिख नहीं रहे। साहिल। बिल्कुल अरबाज, हालात फिलहाल सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ठंड का प्रकोप और दूसरी तरफ प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, मौसम विभाग लगातार निगाह टिकाए हुए है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अभी, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से पहले 23 जनवरी को दोपहर के समय लगभग बूंदाबांदी हो सकती है। कहीं ना कहीं फिर लोगों को राहत मिलेगी प्रदूषण से, जो क्योंकि बारिश पड़ने के बाद एक्वाई जो है वो लेवल घट जाएगा, लेकिन वही बारिश से जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ जाएगा। मौसम विभाग नजर लगाए हुए है, साथ के साथ जानकारी देता आ रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में शायद मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण की जो मार है वो एक आम आदमी को हो रही है, नोएडा वासी को हो रही है। कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि प्रदूषण ने इस बार पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदूषण इस वक्त तक खत्म हो जाया करता था, लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है वो इस बार लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। साहिल। बिल्कुल अरबाज, प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, कई तरह की पाबंदियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। फिलहाल जो पाबंदियां हैं उनमें क्या किसी तरह का कोई बदलाव यहाँ पर किया गया है? किस तरीके की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है प्रदूषण के मद्देनजर? देखिए, ग्रेफ 3 लागू किया था, ग्रेफ 4 लागू कर दिया था, और जो निर्माणाधीन बिल्डिंगे हैं उनको रोक लगा दी थी, जुर्माने लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब ग्रेफ 4 या ग्रेफ 3 लागू किया जाता है तो चीजें बन रही होती है, निर्माणाधीन बिल्डिंग बन रही होती है या कुछ ऐसी चीजें कार्य चल रहा होता है, तो उस पर खास तौर पर निगाह रखी जाती है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है। और जिस तरीके से जो डीजल या पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर है उन पर खास तौर पर बंद किए गए थे। कोयलों से जो कोयले की चीजें जलती हैं जगह जगह पर, उन पर रोक लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के लोग जो प्राधिकरण है या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो लगातार जुर्माने भी लगा रहा है और ऐसे काम भी कर रहा है। जैसे नोएडा प्राधिकरण द्वारा टैंकर चलाए जा रहे हैं, पानी के टैंकर चलाए जा रहे हैं, स्मोक गन चलाई जा रही है, ऑटोमेटिक बारिश की जा रही है, जो पेड़ों पे जो धूल जम चुकी है, जो पेड़ों का हरा रंग है वो बिल्कुल सफेद हो चुका है धूल की वजह से, तो कहीं ना कहीं उन पर छिड़काव किया जा रहा है पानी से, और जिससे राहत मिले। लेकिन अभी संभावना राहत की नहीं दिख रही है। साहिल। बिल्कुल अरबाज, राहत मिलती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर इस प्राण घातक वायु का खासा असर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिहाज से अगर बात की जाए तो स्कूल के समय में भी परिवर्तन यहाँ पर किया गया था। फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है, किस तरीके से स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और बच्चों की सेहत के मद्देनज़र क्या क्या बदलाव किए गए हैं?
देखिए, बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को खास तौर पर जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनको चलाने की कोशिश की जा रही थी। 2 शिफ्टों में क्लास चलाए जाने की कोशिश की जा रही थी। बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बच्चों को पूरे दिन जब स्कूल में रहते हैं तो कहीं न कहीं आँखों में जलन, खाँसी, तो सबसे पहले बच्चों पर असर होता है। तो उससे जो माता-पिता हैं वो लगातार, कई ऐसे माता-पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन क्लासें लगवा दी हैं, और फिर जो ट्यूशन टीचर हैं उनको घर पर ही बुलाया जा रहा है। लगातार जो ऐसे मामले हैं उनको देखा जा रहा है। और इसकी बात की जाए, जो हमारे जिला मजिस्ट्रेट मेजर हुकम है, इन्होंने कई बार बच्चों की छुट्टियां भी की हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से छुट्टियां करने के बाद मौसम अच्छा हो जाता है तो उसके बाद स्कूल वापस बुला ली जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है, फिर छुट्टी कर दी जाती है। जी साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में एक तरफ प्रदूषण की मार है तो दूसरी तरफ ठंड का प्रकोप पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से आवागमन खासा प्रभावित हुआ है। बच्चों बुजुर्गों को यही सलाह दी जा रही है कि वो जितना हो सके उतना अपने घरों में ही समय व्यतीत करें। इस वक्त ये जहरीली हवा सभी के लिए प्राणघातक साबित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ स्थित आईआईएमटी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि कैंटीन में खाना खा रही छात्राओं को डराने धमकाने के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान 2 छात्रों पर 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने एक साथ हमला कर दिया। हमलावर छात्रों ने लात, घूंसे और बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए बेरहमी से इनकी पिटाई की, जिससे मौके पर मौजूद अन्य छात्र भी सहम गए। घटना के बाद आरोपी छात्र अचानक वहां से फरार हो गए। इस घटना ने यूनिवर्सिटी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में अनुशासनहीनता और अराजकता का माहौल सामने आया है। उधर दिल्ली में लगातार सामने आ रही गौ हत्या की घटनाओं को लेकर समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। एक ओर गौ रक्षक संगठन सख्त गौ संरक्षण कानून लागू करने और काउ प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। वहीं हाल ही में बादली विधानसभा क्षेत्र में एक नंदी महाराज की नृशंस हत्या की घटना ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। ये मामला केवल एक पशु की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे गौ रक्षकों के मनोबल को कमजोर करने और सनातन परंपरा से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के रूप में देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि एक ही क्षेत्र में कुछ ही दिनों के अंदर 4 बार गौ हत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस चुप्पी से न केवल अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, बल्कि आम जनता में भी असंतोष और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरक्षक संगठनों का कहना है कि अगर जल्द ही कड़े कदम नहीं उठाए गए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जन भावनाओं के अनुरूप आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आने वाले समय में गौ हत्यारों के खिलाफ सख्त कानून की मांग और दिल्ली में काउ प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को लेकर मशाल पद यात्रा 2.0 जैसे आंदोलन को तेज किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। उधर ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र में दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री से निकल रहे जहरीले पानी को पीने के बाद करीब 25 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा भेड़ों की हालत गंभीर बनी हुई है। पानी पीते ही भेड़ों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। प्रारंभिक जाँच में फैक्ट्री से निकल रहे दूषित पानी को इस घटना का कारण माना जा रहा है, जिसके बाद संबंधित फैक्ट्री को सील कर दिया गया। प्रशासन की ओर से हर पहलू की गहन जांच की जा रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके। उधर नोएडा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जैगुआर कार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कार चालक एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया और जैगुआर कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 19 वर्षीय फलक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। कार में मौजूद अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस फरार कैंटर चालक की तलाश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर ग्रेटर नोएडा में सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की होड़ ने खतरनाक रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में रील बनाने वाले युवक खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश की एकमात्र ISO सर्टिफाइड कमिश्नरी होने के बावजूद नोएडा पुलिस मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू कराने में नाकाम दिखाई दे रही है।
बेलगाम रीलबाज न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि मासूम बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने की चाह में एक युवक ने चलती लग्जरी कार के बोनट पर एक बच्चे को बैठाकर खतरनाक स्टंट किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई देने वाला बच्चा छोटा राजपाल के नाम से चर्चित बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक स्टंट करने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर निवासी अंकित पाल के रूप में हुई है। बिसरख थाना पुलिस ने उसे गौर सिटी 2 इलाके से पकड़ा है। यह घटना एक बार फिर से सोशल मीडिया के नाम पर हो रही लापरवाही और कानून व्यवस्था पर उठते सवालों को उजागर करती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान चली गई। यह घटना चरथावल ब्लॉक क्षेत्र के सिंगलपुर गांव की है। रविवार को मोर पतंग के चाइनीज मांझे में उलझ गया, जिससे उसकी गर्दन, पैर और पंखों में गंभीर चोटें आई। घायल अवस्था में मोर को पशु प्रेमियों ने तत्काल पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया गया। हालांकि गर्दन पर गहरे घाव और अत्यधिक रक्त रिसाव होने के कारण तमाम प्रयासों के बावजूद मोर को बचाया नहीं जा सका और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मोर का पोस्टमार्टम किया। मोर की मौत के बाद जिला प्रशासन और पशु प्रेमियों ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। गड्ढा खोदकर मोर को जमीन में दफनाया गया और इस दौरान क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। इस घटना के बाद इलाके में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को लेकर गहरा रोष देखने को मिला। पशु प्रेमी सन्नी ने बताया कि सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचे थे, जहां मोर करीब 15 से 40 फुट की ऊंचाई पर पतंग में उलझा हुआ था। चाइनीज मांझे के कारण उसकी गर्दन पर गंभीर कट लगा था और मांझा उसके पैरों व पंखों में भी फंसा हुआ था। चोट लगने के बाद मोर नीचे गिर पड़ा। इलाज के दौरान पूरी कोशिश की गई, लेकिन मोर की जान नहीं बच सकी। उन्होंने लोगों से अपील की कि चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि ये न केवल पक्षियों बल्कि इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। वहीं जिला पशु चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी कि वन विभाग से सूचना मिलने के बाद क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया था। जांच में मोर की गर्दन पर गहरा कट पाया गया और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली। प्रारंभिक जांच के अनुसार अत्यधिक रक्त रिसाव के कारण मोर की मृत्यु हुई। आशंका जताई गई है कि उड़ते समय मोर किसी चाइनीज मांझे या धागे में उलझ गया था, जिससे उसकी गर्दन कट गई और झटके के कारण हड्डी भी टूट गई। प्रथम दृष्टया यही सामने आया कि राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत चाइनीज मांझे से लगी गंभीर चोट के कारण हुई है। ये हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में चरथावल ब्लॉक है जो है, वहाँ पे वन विभाग के कर्मी हैं जो है सनी जो है, उन्होंने सूचना दी थी जो है कि एक उसकी राष्ट्रीय पक्षी मोर की जो है वो मृत्यु हो गई है जो है। तो हमारे जो क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, वो उन्होंने फिर जो है जाके मौका मुआयना किया जो है और उसका शव का परीक्षण किया जो है। तो मौके पे उन्होंने देखा कि उसकी गर्दन पे जो है कट का निशान है लंबा सा जो है, और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जैसा उन्होंने मेरे को दूरभाष पे बताया है जो है। तो सबको देखने से ये लगा जो है कि ये जो है जैसा उन्होंने बताया कि मतलब सुबह के समय इसकी मृत्यु हुई होगी जो है, और अत्यधिक खून के स्राव होने से जो है इसकी मृत्यु हुई है जो है। संभवतः खून का स्राव जो है वो उसके किसी धागे में या चाइनीज मांझे में मोर पक्षी के उलझने से जो है वो कट लगा होगा और उससे अत्यधिक उसके रक्तस्राव मतलब आवश्यकता से अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी जो है मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने चटपटाया होगा तो ऐसे में उसके गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली उसकी। घटना ये हुई है, कल हमें सूचना आई लगभग 4:30 बजे कि सिंगलपुर गांव में एक मोर लगभग 15-20 फुट की या 40 फुट की ऊंचाई से पतंग में उलझ गया चाइनीज मांझे की वजह से। उसकी गर्दन पे निशान था और उसके पैरों में और उसके पर में ये मांझा उलझ गया था, जिसकी वजह से उसको चोट लगी और ऊपर से ही वो गिर गया। तो हम उसको उसी अवस्था में अपने घर लेके आए, उसको जो भी है डॉक्टरों की निगरानी में उसे उपचार दिया। पर दुखद घटना ये है कि वो हमारे इतने प्रयास के बाद भी बच नहीं पाया। और आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। उसका वह एक राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। बहुत ही मान सम्मान से थाना प्रशासन, चरथावल थाना प्रशासन और समस्त चरथावल के जो वासी हैं वो भी आए और झंडा जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके ऊपर झंडा डालते हुए मान सम्मान के साथ उसको हमने। ये हमारे मुजफ्फरनगर वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब रविवार को करीब 35 दिनों से लापता एक युवक की खोपड़ी और नर कंकाल के अन्य अवशेष गांव के ही एक खेत से बरामद किए गए। नर कंकाल के पास से युवक के कपड़े भी मिले हैं।
जिनके आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम की मदद से कंकाल के सभी अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया। ये मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव नगवा का है, जहां युवक 14 दिसंबर 2025 को घर से लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की और बाद में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस और परिजन लगातार युवक की तलाश में जुटे थे। इसी दौरान जंगल क्षेत्र में गन्ने के खेत से नरकंकाल और कपड़े मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार लापता युवक का पिछले कई वर्षों से एक युवती के साथ प्रेम संबंध था, जिसका परिवार इस रिश्ते का विरोध कर रहा था। आरोप है कि इसको लेकर युवक को पहले भी धमकियां दी गई थी। अब युवक का कंकाल मिलने के बाद परिजनों ने युवती के भाइयों के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया परिजनों की शिकायत और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद नरकंकाल लापता युवक का है या किसी अन्य का। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसला ये है जी, 14 तारीख 12वें महीने में जी 2025 से वो लापता था जी। हमने 23 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई जी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि भाई आप भी देखो, हम भी देखते हैं। देखने के हाँ जी, उसका संबंध एक लड़की नगीता नाम है उसका, 2 गट से 3-4 साल से तकरीबन उनके बातचीत हो रही थी जी। फिर 17 तारीख को जी खेत में उसके ईख के खेत में कपड़े मिले और अगली 18 तारीख को उसकी खोपड़ी मिली जी सुबह के टाइम। कि मेरी पत्नी की बुआ की लड़की थी 2 गट से। मुलाकात जी अब से तकरीबन 5-6 साल पहले हुई थी जी। लड़की वो हमारे घर 15-20 दिन भी रह गई थी जी। तो बातचीत हुई जी इनकी आपस में शादी का विचार था ये, लेकिन माँ भी राजी थी, लेकिन उसके भाई विरोध कर रहे थे इस बात का। थाना बुढ़ाना के ग्राम नगवा में विपिन कुमार ने बताया कि एक मेरे छोटे भाई जो 14 दिसंबर से गुमशुदा थे, उस संबंध में थाना बुढ़ाना में गुमशुदगी दर्ज हुई थी। कल दिनांक 18 तारीख को गांव नगवा के ही गन्ने के खेत पर उसका कंकाल, कुछ कपड़े मिले हैं। उसका पोस्टमार्टम करा करके डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है, जिससे मालूम हो ये किसका कंकाल है। इस संबंध में उनके पाथापत्र पर भी थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मसला यह है जी 14। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली कोतवाली क्षेत्र में ममता विश्वकर्मा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि ममता को उसके प्रेमी संदीप ने गला घोंटकर मार डाला और बाद में शव को गंग नहर के किनारे फेंक दिया। घटना के बाद मामला धीरे धीरे राजनीतिक बहस का विषय बन गया। हत्या के बाद भाजपा नेता संगीत सोम और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई गई है। घर में 4 बेटियां हैं, पति बीमार है और कमाने वाला कोई नहीं है। नेताओं ने परिवार को आर्थिक मदद दी और सरकार से भी सहायता की मांग की। उस दौरान कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए गए। नेताओं और सामाजिक संगठनों ने अपील की कि इस घटना को जाति या धर्म से जोड़ने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय और उचित मदद मिले। हमें सूचना दी जो हमारे जो ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण संगठन चलाते हैं उन साथियों ने सूचना दी कि खतौली में एक विविध कांड हुआ जिसमें मर्डर कर दिया महिला का और उसके बाद में उनके घर में 4 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी है, वो भी घर पर रह रही है और 3 बेटियां और छोटी छोटी हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मरने वाली महिला के जो हस्बैंड है वो बीमार हैं, उनकी माँ जो है वो बुजुर्ग हैं और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेहनत करने वाला नहीं है, इसलिए उनकी मदद होनी चाहिए। तो मैं समाजवादी पार्टी का विधायक होने के नाते, यहीं पड़ोस का होने के नाते, जो हमने परसों लोगों को भेजा, हमारे शोगिंदर भारद्वाज जी हैं,
हमारे यहीं प्रधान जी हैं, सुशील प्रधान जी और दूसरे प्रधान जी हमारे साथ यहीं खड़े हैं। ये आए, परसों भी मदद करके गए, फिर इन्होंने मुझे सूचना दी तो मैंने कहा मैं भी पूछूंगा, मैं भी कुछ मदद अपनी तरफ से करके जाऊंगा। तो मैं भी आज अपनी तरफ से परिवार की मदद करके जा रहा हूं और मैं सभी संभ्रांत और ऐसे लोगों से जो इनकी मदद इस परिवार की कर सकते हो उनसे मदद की अपील करता हूँ। हम तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।